Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel. और एज यूजली हम लोग आज फिर से आपके क्विज़ कर रहे हैं यूनिट 2 की यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए। तो यूनिट 2 जो आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड है उस पे हम क्विज बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे और कुछ हमने पीवाईक्यूज भी डिस्कस किए थे। कुल मिलाकर टोटल हमारे 100 क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो गए। और नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या करना है वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि आज हम सेंचुरी पूरी करने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ एक कंप्लीट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। एंड वन मोर थिंग, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए गाइस, जैसा कि आपको मैंने कल एक वीडियो के तहत बताया था कि आपके फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसीजर है वो आज से ही स्टार्ट हो गया है। तो आज से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है और उसके बाद जो आपके एग्ज़ाम डेट है वो भी रिवील हो गई है। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट का भी आपको पता चल गया है और फॉर्म फिलिंग का भी पता चल गया है। कब फॉर्म फिलिंग हो रही है, कब एग्ज़ाम डेट है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो अब आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिस अकॉर्डिंग हम देख रहे थे कि जिस तरह से अभी तक आप लोग अपना जो है वो फीडबैक दे रहे थे, मतलब नहीं देख रहे थे उस इंटरेस्ट के साथ वीडियो, तो अब आप अपनी उस लेज़ीनेस को या फिर टेकिंग फॉर ग्रांटेड वाली हैबिट को छोड़ दें, आज से ही लग जाएं बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम। ओके, तो आप अपनी प्रिपरेशन को डायरेक्शन देना स्टार्ट कीजिए। कहीं से भी आप प्रिपरेशन कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप सिर्फ हमारे चैनल से पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़िए, बट स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। ओके, तो चलिए अब अपना सेशन स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी फर्दर टॉक। So the first question for our series is phenomenological research is a। तो ये जो phenomenological research होती है ये कैसी रिसर्च होती है? तो ये जो phenomenological है ये आपकी किस वर्ड से बनी है? फिनोमिना से बनी है। किससे बनी है? फिनोमिना। तो ये फिनोमिना की अगर हम बात करें तो ये फिनोमिना होता कैसे? देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि इवापोरेशन होता है, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, आप रिसर्च एप्टीट्यूड में इवापोरेशन को मत ले आइएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि इवापोरेशन होता है। तो इवापोरेशन होने से क्या होता है कि आपके क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है। तो इवापोरेशन के थ्रू क्लाउड्स का फॉर्मेशन होना एक क्या है? एक फेनोमेना है। ठीक है, तो इवापोरेशन होगा तो आपका क्लाउड बनेगा। ये क्या है? एक फिनोमेना है, लेकिन ये हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि ये क्वालिटी है। ठीक है, तो फिनोमेनोलॉजिकल जो रिसर्च होती है, फिनोमेना पे जो मतलब फिनोमेना की बेसिस पे जो रिसर्च होती है वो रिसर्च आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आती है। क्वांटिटेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि फिनोमेना की बात हो रही है, कैसा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो उसके गुणों को यहाँ पे बता रहा है कि अगर बादल हो रहे हैं, बन रहे हैं तो बारिश हो रही है, लेकिन मात्रा नहीं बता रहा। ये नहीं कह रहा वो कि इवापोरेशन हो रहा है तो 2 kg बादल बन रहे हैं, 2 kg का क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं बताता कि 2 kg हो रहा है, 3 kg हो रहा है, क्विंटल में हो रहा है, कितना हो रहा है। ठीक है, वो बस कहता है कि इवापोरेशन हुआ तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर इसलिए क्वांटिटेटिव नहीं होगा, ये कोई ट्रेंड नहीं है और ना ही तो ये डिस्क्रिप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च एक गुणात्मक अनुसंधान है। बिल्कुल आप इसमें क्या करते हैं? गुणों का जो है वो रिसर्च करते हैं, क्वालिटीज़ की रिसर्च यहाँ पर आप करते हैं। जैसे अगर इवापोरेशन हो रहा है तो उससे क्लाउड फॉर्मेशन कैसे कैसे हो रहा है, तो आप ये प्रक्रिया देखेंगे ना, तो उसमें उसके गुण देखेंगे, उसकी मात्रा नहीं देखेंगे, कितना पानी गर्म होता है, कितने वेपर्स निकलते हैं, कितने वेपर्स को कंडेंस किया जाता है, तो ये सब नहीं। ठीक है, तो इसलिए गुणात्मक अनुसंधान इसको कहा जाएगा। Question number 2. Question number 2 is which one of the following is not a हिंदी में नहीं है, हाँ बोल दिया, सॉरी। Which one of the following is not a type of descriptive research method?
अब यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड है। पहला है आपका कोरिलेशनल, कॉजल एंड कंपैरेटिव, सर्वे और डेवलपमेंटल स्टडी। तो यहाँ पर आपसे पूछा है इन चारों में से कौन सा जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड के अंतर्गत नहीं आएगा। तो आप किस में डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। अगर कोरिलेशनल की बात हो रही है तो जब आप किसी भी किन्हीं 2 वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन को दर्शाएंगे तो यहाँ आपको इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि कैसे ये वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं या डिफरेंट हैं, तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बिल्कुल देंगे। दूसरा है कॉजल कंपैरेटिव। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, आई थिंक सो। अगर आपने देखा होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कॉजल कंपैरेटिव, जब कंपैरेटिव से आप कंपेयर वर्ड यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है, और इस कंपेयर वर्ड को जब आप लेकर आओगे तब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कंपैरिजन करना है बिटवीन रोज़ फ्लावर और सनफ्लावर, ठीक है, तो ये 2 फ्लावर हैं, मैं कहूँ कि आप इनमें कंपेयर कीजिए, तो आप जब इनको कंपेयर करेंगे, इनमें कंपैरिजन करेंगे, तो आप मुझे बताएंगे कि ये रोज़ कलर जो होता है वो रेड इन कलर होता है, सॉरी ये रोज़ फ्लावर है वो रेड इन कलर है, ये सनफ्लावर जो है ये आपका येलो इन कलर है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे रोज़ फ्लावर में आपको स्पाइंस देखने को मिलते हैं, कांटे देखने को मिलते हैं, लेकिन सनफ्लावर में आपको कोई स्पाइंस देखने को नहीं मिलते। तो अब आप क्या कर रहे हो, जब इन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे हो तो दोनों का डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हैं, इसलिए कॉजल कंपैरेटिव में भी डिस्क्रिप्शन होता है। दोनों गलत हो गए। तीसरा आता है आपका सर्वे। तो देखिए सर्वे का तो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि जब आप सर्वे करने जाते हो तो मतलब ही है कि आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन दे रहे हो। क्योंकि मैंने आपसे पूछा, आप एजुकेशनल फील्ड में सर्वे करने गए, आपने देखा, आपने पता लगाना है कि एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट को लेकर जो अवेयरनेस है वो किस में ज़्यादा है, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स में ज़्यादा है या यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स में ज़्यादा है। तो इसका पता लगाने आप कुछ स्कूल्स में गए, आपने सर्वे किया, आपने एक क्वेश्चनियर तैयार किया, उस क्वेश्चनियर को आपने स्टूडेंट्स से कम फिल करने को कहा, अब उनके आंसर्स को देख के आपने जज किया कि हाँ सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा अवेयरनेस है एनवायरनमेंट पे। तो अब आप इस बात को जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन यहाँ भी हो रहा है। लेकिन अगर डिस्क्रिप्शन नहीं हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन नहीं हो रहा आपके डेवलपमेंटल स्टडी में, यहाँ आप क्या डिस्क्रिप्शन दोगे, ठीक है। तो जो आपका डेवलपमेंटल विकासात्मक जो अनुसंधान है वहाँ पर आपको डिस्क्राइब नहीं करना होता, वहाँ तो आप दिखा रहे हो ना, वहाँ पे आप बताएंगे कि भैया देखिए अगर हम बात करें बालक के विकास की तो ये कैसी प्रक्रिया है, तो एक सिफेलोकॉर्डल है, बच्चा भैया कैसे विकसित होगा, ठीक है, तो सर से पाँव की ओर विकास हो रहा है, ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी डेवलपमेंटल स्टडी जो स्टडी है ये आपके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड के अंतर्गत नहीं आती है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णनात्मक अनुसंधान पद्धति का प्रकार नहीं है, तो वर्णनात्मक अनुसंधान पद्धति की अगर हम बात करें तो सहसंबंध है, कारण तुलनात्मक भी है, सर्वेक्षण भी है, लेकिन हमसे नहीं पूछा है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो विकासात्मक अध्ययन होगा। इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत नहीं आता है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। The process of assigning numerals to objects according to some rules is termed as। अब आप क्या कर रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को न्यूमरल्स दे रहे हैं, ठीक है, और किस बेस पर दे रहे हैं, तो कुछ रूल्स आपके अपने कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स की बेसिस पे आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को न्यूमरल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि आपने एक पेंसिल लिया, ठीक है, आपके पास यहाँ पर एक पेन रखा हुआ है, यहाँ पर एक बुक रखी हुई है, यहाँ ये टेबल है। अब आप इनको न्यूमरल दे रहे हो यानी कि नंबर दे रहे हो। अब आप नंबर किसी भी फॉर्म में दे सकते हो, आप इनको ABCD बोल सकते हो, आप इनको रोमन नंबर दे सकते हो, आप इनको 1 2 3 कर सकते हो, या आप इनको 1st 2nd 3rd कर सकते हो। तो यही बात आ गई कि कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इनको न्यूमरल प्रोवाइड करना है। मान लीजिए हम तो ले लेते हैं कि हमने इनको 1 2 3 ही प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, 1 2 3 4। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, ठीक है, कि आपने इन सबको जो नंबर दिए हैं इन प्रोसेस को आप क्या ऑब्जर्वेशन कहेंगे, इनको आप मेजरमेंट कहेंगे, आप इनको एनालिसिस कहेंगे, या फिर आप इनको स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। तो सांख्यिकी तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपका माइंड जो जा रहा होगा वो सांख्यिकी की तरफ जा रहा होगा, लेकिन सांख्यिकी यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा एनालिसिस, तो
एनालिसिस आप यहाँ पर कोई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद से जो है वो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग आप न्यूमरल्स यहाँ पर नंबर जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो इसलिए एनालिसिस भी नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन आप जब करते, जब आप ऑब्जर्व कर रहे होते कि यहाँ पर क्या चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन आप कोई ऑब्जर्वेशन नहीं करें बल्कि आप कुछ दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेजरमेंट हो जाएगा कि आप इसका मेजरमेंट कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप मान लीजिए कि ये कोई एक ड्रेस है, ठीक है, ये एक ड्रेस है, ड्रेस तो लग नहीं रही है, कुछ और ही लग रहा है, चलिए फिर से देखते हैं, ऐसे लेते हैं, ये लीजिए, ये रही एक ड्रेस, ठीक है, तो ये इसकी स्लीव्स हो गई, ये इसकी नेक हो गई, ठीक है, और ये इसका जो था बॉटम पार्ट हो गया। तो ये ड्रेस है कोई भी, तो अब इस ड्रेस की अगर मैं बात करूं तो इस ड्रेस का मेजरमेंट, अब मैं आपसे कहूँ कि इसकी स्लीव्स जो होंगी वो आप 2 इंच की बनाएंगे या 5 इंच की बनाएंगे, या आप यहाँ पर इसका मेजरमेंट जो है वो 32 इंच रखेंगे, तो आप यहाँ पर क्या दे रहे हो, न्यूमरल्स इसको प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, और रूल्स क्या है कि आपको इंच में देना है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका मेजरमेंट कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब कुछ नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक देने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आपकी मापन, ठीक है, क्या कहलाती है, मापन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका एक मेरे को और एग्जांपल आ रहा है, बहुत ही ईजी है हमारी इसी फील्ड में, कि अगर आप कर रहे होते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट, अब आप बनाते हो स्टैंडर्ड, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने स्टैंडर्ड बनाए, तो आप उन स्टैंडर्ड को क्या नाम देंगे, 1 2, आप वीकर रखते हैं आप लोग, इस टाइप से वीकर होते हैं, चलिए ड्राइंग पे मत जाइएगा, ठीक है, इस टाइप से आपके जो वीकर हैं, अब आप इन वीकर को क्या कर रहे हो, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आप नंबर दे रहे हो कि 1 2 3। अब जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे आप देखोगे कि आपने इन सब में क्या करा था, पीएच की अगर मैं बात करूं, आपने इन सब का पीएच चेक करा, मान लीजिए इसका पीएच 7 निकल के आया, ठीक है, अब कैसे पता चलेगा आपको 7, क्योंकि ये ग्रीन इन कलर होगा, ठीक है, जब आपने इसमें कोई भी एक केमिकल डाला और इसका कलर ग्रीन हो गया, अब आप बताओगे इसका पीएच 7 है, इसका जो कलर था वो आपका पिंक रहा, ठीक है, तो आप मुझे बताओगे कि इसका पीएच 2 है। तो इस तरह से ये क्या है, ये कहलाता है आपका मापन। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। वाइल कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अ रिसर्चर शुड कंट्रोल दी। अब जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को कंडक्ट किया जा रहा होता है तो रिसर्चर को क्या कंट्रोल करना चाहिए, कोई अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो रही है तो उस टाइम पर जो रिसर्चर है, जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति है, उसको किस चीज़ पर जो है वो अपना नियंत्रण रखना होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर, डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर, नो वेरिएबल्स पर, या फिर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स पर। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो स्वतंत्र हैं, तो जो स्वतंत्र चर है, अब आप मुझे बताइए जो स्वतंत्र व्यक्ति है उसको आप नियंत्रण में ला सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। डिपेंडेंट जो खुद दूसरों पर निर्भर है, तो इसको भी आप क्या कंट्रोल करोगे, भैया उसे तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो तुम खाना बना के दे दोगे तो वो खा लेगा, आप तुम उसको नियंत्रण में रख के कह रहे हो तू जा खाना बनाने, तो वो खाना बनाने जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो दूसरे पर हमेशा डिपेंड रहता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बात आ गई नो वेरिएबल, तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, तो किसका ध्यान रखना है आपको, एक्सट्रेनियस वेरिएबल का ध्यान रखना है, यानी बाहरी चरों का जो है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं बताऊं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप मान लीजिए सैम्पलिंग करने गए, आपने सैम्पलिंग की वाटर की, ठीक है, आप वाटर की सैम्पलिंग करने गए, तो अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो आपको भैया एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का ध्यान रखना है कि भैया पानी जब आप सैम्पलिंग ले रहे हैं तो उसमें एयर ना जाए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रायोगिक अनुसंधान करते समय एक शोधकर्ताओं को नियंत्रित करना चाहिए क्या, तो स्वतंत्रता को तो कोई नियंत्रित कर ही नहीं सकता, जो खुद दूसरे पे आश्रित है उसको आप क्या नियंत्रित करेंगे, और कोई चर नहीं, गलत है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ देखी है तो सेम क्वेश्चन आपको मिला होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज भले ही चेंज हो बट ऑप्शन तो यही थे, ठीक है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट मॉर्टेलिटी लीड्स टू इंटरनल इनवैलिडिटी ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, सब्जेक्ट मॉर्टेलिटी लीड्स टू इंटरनल इनवैलिडिटी ऑफ, जो सब्जेक्ट मॉर्टेलिटी होती है वो किसके साथ, मतलब वो लीड करती है इंटरनल इनवैलिडिटी के साथ, किसकी, हिस्टोरिकल रिसर्च की, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की,
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की या फिर फिलोसफिकल रिसर्च की। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट, देखिए हिस्टोरिकल रिसर्च तो ऐतिहासिक रिसर्च है। इतिहास में मैं इसको काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ कि आपको इनको आप जो सभ्यताएं रही थी, सिंधु घाटी की सभ्यता रही थी, हड़प्पन सभ्यता रही थी, ठीक है, तो उन सभ्यताओं को आप याद करिए कि वो उसमें उस टाइम जो उनके अवशेष निकाले गए थे और बताया था कि ये इस सभ्यता का ये चीज़ है, तो वो आपकी ऐतिहासिक रिसर्च के अंतर्गत आई थी। आप इतिहास का कुछ रिसर्च कर रहे हो। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और तो आपको पता ही है आपका प्रायोगिक अनुसंधान होता है। डिस्क्रिप्टिव में आप डिस्क्रिप्शन, इसका एग्जाम्पल हम आपको काफ़ी बार बता चुके हैं, सर्वे हो गया। और फिलोसफिकल रिसर्च, यहाँ जो करेक्ट आंसर जाए फिलोसफिकल रिसर्च की, जब आप किसी भी एक फिलोसफी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, आप किसी भी एक साइंटिस्ट पर स्टडी कर रहे हैं, तो वो फिलोसफिकल रिसर्च के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी विषय मृत्यु दर आंतरिक असामान्यता की ओर ले जाती है, तो किसकी आंतरिक असमानता होती है? वो होती है आपके प्रायोगिक अनुसंधान की। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनल क्रिटिसिज्म इज अ रिक्वायर्ड स्टेप इन। अब जो इंटरनल क्रिटिसिज्म होता है वो कहाँ पर मतलब कहाँ लेना चाहिए, ठीक है, इंटरनल क्रिटिसिज्म कहाँ करनी चाहिए? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, हिस्टोरिकल रिसर्च में करना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में करना चाहिए, या फिर फिलोसफिकल रिसर्च में करना चाहिए। तो अब आप क्रिटिसिज्म जो है वो किस चीज़ का कर सकते हो? जैसे आपने अगर सुना होगा तो राजा राममोहन रॉय ने क्या करा था? आपकी सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। सती प्रथा जो थी उसका राजा राममोहन रॉय ने क्या कर दिया था? अबॉलिश कर दिया था, उसको अंत कर दिया था। तो ये बात राजा राममोहन रॉय ने तो हमें आके बताई नहीं, या किसी को आके भैया उन्हीं ने बताई थी कि सती प्रथा का अंत जो है वो मैंने किया है। ऐसा हुआ था किसी के साथ? क्या हुआ तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बट होपफुली ऐसा हुआ नहीं होगा। ठीक है, एक आध को मैं मतलब नहीं कह सकती भैया, हो सकता है एक आध % कोई हो ऑब्जेक्शन, लेकिन यहाँ पे तो मैं एक्सेप्शनल हो कोई 1-2% उसका नहीं कह सकती। बट हाँ, राजा राममोहन रॉय ने आके हमसे नहीं कहा कि हमने सती प्रथा का अंत किया। हमें ये बात पता चली किनके द्वारा? जिन लोगों ने क्या की थी? रिसर्च। ठीक है, तो जो दार्शनिक थे या जो हम कह सकते हैं कि रिसर्चर्स थे, उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने पता, उनको कुछ जो अवशेष मिले, कुछ उनको लिखित प्रमाण मिले, जिनसे कि उन्होंने ये पता लगाया कि जो सती प्रथा थी वो पहले हुआ करती थी और उसका अंत जो है वो राजा राममोहन रॉय के द्वारा किया गया। तो अब राजा राममोहन रॉय की कुछ लोगों ने तो यहाँ पे आलोचना करना शुरू कर दिया कि ये बात गलत थी। सही होता था पहले कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ को भी उसके साथ जला दो, कोई झाड़ ही नहीं रहता था, मतलब कोई झंझट ही नहीं है कि भैया अब उसकी दूसरी शादी करनी है या फिर लोग क्या कहेंगे, तो ये सब खत्म हो जाया करता था। उसको कौन पालेगा, कौन उसको रोटी देगा, ये सब खत्म हो जाता था, तो इसलिए वो सही था। कुछ लोग ये कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे नहीं उन्होंने बहुत सही किया। भैया एक इंसान तो जा ही रहा है, दूसरे को कोई भेज दीजिए। अगर किसी बच्चे की हम बात करें तो उस बच्चे के पापा तो जा ही रहे हैं, उनकी मम्मी को भी भेज दीजिए, बच्चा तो अनाथ हो जाएगा। तो अलग अलग लोगों ने यहाँ पर जो है आलोचनाएं जो की जाती हैं, वो आलोचनाएं ना तो आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कर सकते हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। वहाँ पर अगर आपने फॉस्फोरस निकालने के लिए अमोनियम मॉलिब्डेट, आप वाटर में, सॉइल में फॉस्फोरस की जांच कर रहे हैं, तो आपने वहाँ पर अमोनियम मॉलिब्डेट और स्टेनस क्लोराइड SnCl2 ये डाला और आपका ब्लू कलर अपीयर हो गया। तो अब आप इसकी आलोचना नहीं कर सकते भैया कि ये ब्लू कलर अपीयर हो गया है, ब्लू नहीं होना चाहिए था, रेड कलर होना चाहिए था, तो ये आप कर ही नहीं सकते। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में तो क्रिटिसिज्म होगा ही नहीं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में अब वही, जब आपने सर्वे किया और सर्वे में साफ साफ पता चल रहा है भैया कि CBSE बोर्ड के स्टूडेंट ज़्यादा अवेयर हैं आपके एनवायरमेंटल इशूज़ को लेके, उनके इम्पैक्ट्स को लेके, उन पर पड़ने वाले इम्पैक्ट्स को लेके, तो अब आप इसकी भी जो है वो आलोचना नहीं कर सकते। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, अब आप हम यूपी बोर्ड के नहीं तो यूपी बोर्ड के बच्चे क्यों नहीं होते?
यूपी बोर्ड के बच्चे होने चाहिए। तो इस बात का भी आप जो है वो यहाँ पर आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि क्लियरली एक सर्वे किया गया था, क्वेश्चनेयर फिल कराया गया था और उस क्वेश्चनेयर की बेसिस पे ये बात कही जा रही है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। फिलोसॉफिकल रिसर्च में ऐसा आलोचनात्मक बातें की कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर जो इंटरनल क्रिटिसिज्म है ये आपका हिस्टोरिकल रिसर्च में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आंतरिक आलोचना एक आवश्यक कदम किस में होता है, तो ये होता है आपके ऐतिहासिक अनुसंधान में, कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। नेक्स्ट है, विच सैम्पलिंग टेक्निक विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू ड्रॉ अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। अब अगर कोई हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स को ड्रॉ करने के लिए इनमें से कौन सी टेक्निक जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट मानी जाएगी। टेक्निक्स मैंने बताई हैं सैम्पलिंग की आपको। देखिए यहाँ पर स्ट्रैटिफाइड रैंडम की बात हो रही है, कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव और इंसिडेंटल। तो इन चारों सैम्पलिंग में से किस सैम्पलिंग को आप ज़्यादा अप्रोप्रिएट मानेंगे, तो ये हम मानेंगे कोटा सैम्पलिंग को। किसको मानेंगे? कोटा सैम्पलिंग को। क्लियर है। तो जब विषम जनसंख्या का प्रतिनिधि नमूना लेने के लिए कौन सी नमूना तकनीक सबसे उपयुक्त होगी, तो विषम जनसंख्या का प्रतिनिधि नमूना लेने के लिए आपको कोटा सैम्पलिंग जो है वो करना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, काई स्क्वायर टेस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ। काफ़ी बारी क्वेश्चन रिपीट हुआ है और होपफुली आपको भी आपके अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो काई स्क्वायर टेस्ट की अगर हम बात करें तो काई स्क्वायर टेस्ट एग्जाम्पल है किसका? पैरामेट्रिक टेस्ट का, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का, डिस्क्रिप्टिव का या सर्वे का। काफ़ी बार हम आपको बता चुके हैं कि जो ये काई स्क्वायर टेस्ट है ये आपका पैरामेट्रिक टेस्ट का एग्जाम्पल है। पहले वाले क्वेश्चन में गड़बड़ हुई थी। यस कोटा सैम्पलिंग नहीं है। द सैम्पलिंग विच यू यूज़ ज़्यादा अप्रोप्रिएट आप मानते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को ड्रॉ करने के लिए, तो वो आपकी स्ट्रैटिफाइड रैंडम होती है, ठीक है। कोटा नहीं होती, आई एम सॉरी फॉर दैट। क्लियर, सही कर लीजिए इसको, स्ट्रैटिफाइड रैंडम। क्लियर, हिंदी में बता देती हूँ। विषम जनसंख्या का प्रतिनिधि नमूना लेने के लिए जो नमूना तकनीक सबसे उपयुक्त होगी तो वो आपकी स्त्रीकृत यादृच्छिक होगी। क्या होगी? स्त्रीकृत यादृच्छिक। क्लियर। नेक्स्ट ये वाला हमने देख ही लिया कि काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो एग्जाम्पल है आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का। किसका? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। याद रखिए काई स्क्वायर परीक्षण उदाहरण है गैर पैरामेट्रिक परीक्षण का। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ हाईली रिलायबल टेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ। आप एक हाईली रिलायबल विश्वसनीय टेस्ट की ज़रूरत कब पड़ेगी, किस पर्पस के लिए? टीचर मेड टेस्ट, टेस्टिंग फॉर रिसर्च पर्पस, डिवाइडिंग स्टूडेंट इनटू एबिलिटी ग्रुप्स, या फिर प्रोवाइडिंग गाइडेंस सर्विसेज। तो जब आपको गाइडेंस किसी को प्रोवाइड करनी है वहाँ पर आपको विश्वसनीयता देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप तो अपनी तरफ से बता रहे हैं, सामने वाला उसको फॉलो करना चाह रहा है नहीं करना चाह रहा है, ये उसका डिसीजन है। आप यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि नहीं किसी ने आपको गाइड किया। मैंने आपसे कहा कि आप जो है ये छोड़ दीजिए नेट की प्रिपरेशन करना, आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए, तो मैंने आपको गाइड किया, ठीक है। कोई स्टूडेंट है जिसने मुझसे कहा मैम मैं 3-4 बार अटैम्प्ट कर चुका हूँ अब यूजीसी नेट, बट मेरा एक भी बार जो है वो क्लियर नहीं हुआ, तो अब मैं उससे कह रही हूँ कि आप इतनी बार यूजीसी नेट में करते हैं, छोड़िए उसको, आप क्या करिए यूपीएससी की तैयारी कीजिए। तो मैंने तो उसको गाइड कर दिया, लेकिन अब उसको ये करना है या नहीं करना है ये उसका खुद का डिसीजन होगा, ठीक है। तो गाइडेंस सर्विसेज में आप ये इसको मतलब हाईली रिलायबल टेस्ट नहीं कह सकते। यहाँ पर टीचर मेड टेस्ट के लिए भी आप यहाँ पे इसकी भी रिलायबल टेस्ट की ज़रूरत इसके लिए भी नहीं होती। टेस्ट फॉर रिसर्च पर्पस नहीं, विश्वसनीयता जो है विश्वसनीय टेस्ट के परीक्षण की अगर हम बात करें तो इसकी ज़रूरत पड़ती है जब आप स्टूडेंट्स को एबिलिटी ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन अधूरा है कि प्रयोजन के लिए एक अत्यधिक विश्वसनीय परीक्षण की आवश्यकता है। यहाँ पर है किसके प्रयोजन के लिए, तो अगर हम बात करें तो छात्रों को क्षमता समूह में विभाजित करने के लिए जो है वो आपको विश्वसनीय परीक्षण की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट क्वेश्चन है कि डिडक्टिव रीजनिंग हेल्प्स इन। डिडक्टिव रीजनिंग जो है आपकी यानी कि निगमनात्मक तर्क जो है तार्किकता है वो आपको किस में मदद करती है? वो आपको रिसर्च रिपोर्टिंग में मदद करती है, हाइपोथेसिस के फॉर्मुलेशन में मदद करती है, डेटा एनालिसिस में या फिर टूल्स प्रिपरेशन में। तो वो हाइपोथेसिस के फॉर्मुलेशन में ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। तो डिडक्टिव रीजनिंग मदद करती है परिकल्पना के निर्माण में। रिपीटेड क्वेश्चंस लाने का जो मोटिव होता है वो यही होता है कि आपको जो है वो पता चले कि आपने जो पिछली वीडियोस में पढ़ा था वो आपको याद है या नहीं है।
क्लियर। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए दूसरी बात आ गई कि अगर आपका कोई भी कमेंट है, मतलब आपकी कोई भी क्वेरी, आपसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि हम लास्ट में बताएंगे कि अब हम कल से क्या करें, क्योंकि हमारे 100 क्वेश्चन की सीरीज़ जो थी वो हमने कंप्लीट कर ली। अब हमें कल से क्या करना है, तो 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, आप बताएंगे कि क्या करना चाहिए, उस अकॉर्डिंग हम जो है वो करेंगे। और क्या आप कमेंट तो करते ही नहीं है, तो हमें फिर अपने अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि अब आप बताएंगे, आपके पास हैं 2 ऑप्शन। एक पहला ऑप्शन कि यूनिट 3 स्टार्ट कर दें, यूनिट 2 कंप्लीट कर मान के यूनिट 3 स्टार्ट कर दें। दूसरा कि 2 मॉडल पेपर टाइप जो है वो 50 क्वेश्चंस का सेट ले आएँ, ठीक है। 250 क्वेश्चंस के या फिर 50 क्वेश्चंस का सेट ले आएँ, एक सिर्फ यूनिट 2 से। तो ये 2 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है आपको कि हमें कल क्या करना चाहिए। 50 क्वेश्चन का एक सेट लेकर आना चाहिए यूनिट 2 पर बेस्ड, या फिर हमें यूनिट 3 स्टार्ट करनी चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।